हिंदी हॉस्पिटल में आप लोगों का स्वागत है। फिर से आज कई दिनों बाद उपस्थित हुए हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसके कारण से लेट हो गया। कोशिश करते हैं कि आगे क्लास समय अनुसार चलावे। कुछ समस्या आ जाने के कारण थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कोशिश करते हैं आगे हम टाइम अच्छा से दे। सबसे पहले जितने भी छात्र अभी बोर्ड स्तर की तैयारी कर रहे होंगे उन सबको शुभकामना है, अच्छा से तैयारी करें और कोशिश करते हैं हम आपको कितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट करने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही जितने कंपटीशन लेवल के छात्र हैं उनको भी कहना चाहेंगे, यानी कि हम शुभकामना व्यक्त करना चाहेंगे। देखते हैं हिंदी व्याकरण की क्लास को लेकर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हिंदी व्याकरण जो हम लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं और कहाँ इसका उपयोग होता है, इस बात को पहले समझते हैं। तो हिंदी व्याकरण मूल रूप से जो है सही सही बोलने की क्षमता प्रदान करती है और सही सही लिखने की भी क्षमता प्रदान करती है हिंदी भाषा को। आज उसी हिंदी के लिए हम सोचे हैं ये कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखें, ताकि कुछ समझाने की प्रयत्न करें कि क्या आखिर सही है, हम लोग कैसे समझे इसे। तो सबसे पहले देखिए आप लोग कि हिंदी जो है ना, हिंदी जो है ना एक नहीं चार चरण में समाप्त होती है। चार चरण में समाप्त होती है। यानी हिंदी के सभी स्वरूप जो है ना, यानी कि हम लोग 4 स्वरूपों में इसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करते हैं। देख लेते हैं पहले कि स्वरूप कौन कौन सा होता है। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि पहला जो हमारा स्वरूप होता है कि वर्ण विचार के अंतर्गत। वर्ण विचार के अंतर्गत, वर्ण विचार के अंतर्गत जो है ना, सो हम ध्वनि और वर्ण के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्वनि और वर्ण के बारे में अध्ययन करते हैं, जो हमारी पहली चरण होती है। दूसरा जो हमारा चरण होता है शब्द विचार के अंतर्गत। शब्द विचार के अंतर्गत होता है। देखिए इसके अंदर हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो जितना शब्द का पक्ष होता है, जितना भी पक्ष होता है, मतलब जितना भी टाइप के शब्द होंगे सभी संबंधी बात हम लोग क्या करेंगे, तो शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। तीसरा जो हमारा है वाक्य विचार के अंतर्गत। देखिए हमारा तीसरा चरण जो है वाक्य विचार के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसमें वाक्य संबंधी जितनी भी समस्याएं होती है इसके द्वारा समाधान करते हैं। चाहे जितनी भी वाक्य हो, वाक्य संबंधी जितनी भी घटना घट रही हो, सारे संबंधी घटनाओं को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो वाक्य विचार के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। चाहे जो भी स्थिति पैदा हो वाक्य संबंधी, में क्या करेंगे हम लोग, तो वाक्य विचार के अंतर्गत ही इसे हम अध्ययन करेंगे। साथ ही चौथा चरण जो हमारा होता है छंद विचार। चौथा जो हमारा चरण होता है, चौथा और अंतिम चरण छंद विचार। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जितना भी साहित्यिक रचना है ना, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, सबको जो लिखा जाता है, जो भी कवि या लेखक लिखते हैं, तो यही छंद विचार का प्रयोग करके क्या करते हैं, अपने हिसाब से उसको हैंडल करते हैं और अपने अनुसार रूप देते हैं। जिस रूप को हम लोगों के सामने प्रकट किया जाता है हम लोग उसे फिर पढ़ते हैं। यही छंद विचार है जिस क्या करता है शिल्पगत पक्ष हो। शिल्पगत का मतलब यही होता है तैयार करने वाली पक्ष, नया स्तर से तैयार करने वाली पक्ष होती है। तो हम लोग क्या देखें कि छंद विचार के अंतर्गत जितने भी साहित्यिक रचना है ना, उस सब के शिल्पगत पक्षों पर विचार किया जाता है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखें कि जितने भी कवि जो है या फिर लेखक है, जो भी कवि जो कविता लिखते हैं, जो भी लेखक कहानी लिखते हैं या जो भी लिखते हैं, तो यानी कहने का मतलब उनका जो प्रयोग जो करता है वो छंद विचार के अंतर्गत ही हम अध्ययन करते हैं। दूसरी बात हम लोग समझना चाह रहे हैं कि हम लोग जो अभी देखे कि हिंदी के स्वरूप यानी 4 चरणों में हमारा खत्म हुआ और हम लोगों ने देखा कि 4 चरण से गुजरने के बाद हिंदी का जो होता है सही रूप में हमारे सामने मतलब निकल के आता है।
और इसी सब को फिर से मतलब अच्छा से समझने के लिए, अच्छा से पढ़ने के लिए, अच्छा से लिखने के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं? तो हिंदी व्याकरण का प्रयोग करते हैं। जब तक हम लोग हिंदी व्याकरण का प्रयोग नहीं करेंगे तो अच्छा यानी कि शुद्ध रूप से हम लिख नहीं पाएंगे, ना शुद्ध रूप से बोल पाएंगे। इसी के कारण मतलब हिंदी व्याकरण का हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद भी समझ लेते हैं कि हमारे भारत देश में हिंदी भाषा की आखिर क्या महत्व है, क्योंकि आजकल के बच्चे भी तो अंग्रेजी बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन फिर भी है तो हिंदुस्तान, है तो हिंदुस्तान, तो हिंदी का तो अनिवार्यता होगा ही होगा। तो देखते हैं ये कहाँ कहाँ क्या क्या बात है हिंदी के लिए। तो हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि आधुनिक मानक, देख लीजिए यहाँ पे लिखे हुए हम कि आधुनिक मानक, जो आधुनिक मानक हिंदी है ना, वह हिंदुस्तान भाषा का मानकीकृत और संस्कृतकृत पाठ है ना। यानी कहने का मतलब यह संस्कृत से उभरा हुआ रूप है और यह हिंदुस्तान भाषा की मानकीकृत से उभरा हुआ यह पार्ट है हमारी हिंदी भाषा, है ना। यानी कहने का मतलब इसे आधुनिक मानक हिंदी के रूप में भी जाना जाता है। पहले पूर्व में क्या हुआ करता था? तो संस्कृत में हुआ करता था, है ना। बाद में हम लोगों ने आधुनिक की दृष्टि से देखने लगे और फिर इसे हिंदी के रूप में प्रयोग करने लगे। फिर देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा के साथ देवनागरी लिपि में हमारी हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई, है ना, भारत की आधिकारिक भाषा है। भारत की आधिकारिक भाषा का मतलब यानी कि इसे भारत में हिंदी को अधिकार प्राप्त है, यानी कि अंग्रेजी के साथ साथ, है ना, हिंदी का भी मतलब हिंदी को भी अधिकार प्राप्त है। हम देखेंगे कहां से कैसे संविधान में किस प्रकार से अधिकार प्राप्त है, हम आगे देखते हैं। फिर देख लीजिए कि अंग्रेजी यानी कि अंग्रेजी भाषा के साथ देवनागरी लिपि में हिंदी हमारी भारत की आधिकारिक भाषा है, ये तो हो चुका था। अब तीसरा देख लीजिए, यह भारत गणराज्य की, देख लीजिए 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। हमारे भारतीय गणराज्य में 22 अनुसूचित भाषा है, जिस 2200 भाषा में से हिंदी क्या है? एक आता है। इसीलिए हिंदी को कम महत्वपूर्ण नहीं, सबसे सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण है भारत के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि भारत गणराज्य में 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक भाषा के स्थान किसके आता है? तो हमारे हिंदी की आती है। फिर हम लोग देखें चौथा पॉइंट में कि हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है। अगर विश्व में कोई प्रमुख भाषा है तो हमारा हिंदी का भी स्थान बहुत ऊंचे तक है। साथ ही हम लोग क्या देख रहे हैं, यह भारत की राजभाषा है। यह क्या है? भारत की राजभाषा है। हिंदी क्या है? हमारा भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं कह रहे हैं, राजभाषा कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसके बाद देख लिए पांचवा हमारा जो पॉइंट है कि हिंदी भाषा का वर्णन जो है ना, देखिए संविधान में कहा मिलता है? तो भाग 17, कितना यानी हिंदी भाषा जो है सो हमारे संविधान के भाग 17 की अनुसूची संख्या 8 यानी 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद कितना से कितना था? देख लीजिए, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में वर्णित है। ऐसे ही नहीं हम लोग बोल रहे हैं हिंदी के लिए, हिंदी जो है सो हमारे संविधान में भी इसकी बातचीत छेड़ी गई है ना। वो संविधान में वो बोले हैं कितने भाग में है? तो भाग संख्या 17 में हमारा हिंदी के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुसूची पूछेगा कि भाई कितने नंबर अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची, यह 8वीं अनुसूची में है ना। हिंदी भाषा का वर्णन किस चीज में है? तो 8वीं अनुसूची में है। बोला जाएगा कि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद संख्या 343 से लेकर के 351 तक में वर्णित है हिंदी भाषा की, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं छठा पॉइंट कि 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या कितना है? 22 है। कितना है? 22 है। यानी कि 8वीं सूची में जो हम लोग देखे थे कि हमारी हिंदी भाषा की जो चर्चा किया गया था, वैसा हिंदी भाषा जैसी भाषा जो है सो इस अनुसूची यानी 8वीं अनुसूची में टोटल 22 है, टोटल 22 की संख्या में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिंदी भारत में यानी कि कहने का मतलब हिंदी जो है ना भारत में संपर्क भाषा का कार्य करती है। हिंदी क्या करती है? तो हमारे भारत में संपर्क भाषा का कार्य करती है और कुछ हद तक
यानी कुछ हद तक हमारे मतलब हिसाब से लगभग जहां तक हम घूमे हैं हिंदी का प्रयोग तो होते देखे हैं। वैसे हमारे समझ के अनुसार कि लगभग समस्त भारत में मतलब बोली जाने वाली भाषा है ना। एक ही मतलब जगह नहीं, यह हर जगह जाने जाने वाली भाषा है। यानी कहने का मतलब कि हर जगह सरल रूप से समझे जाने वाली भाषा है हमारी हिंदी। तो हिंदी को वैसे ही महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। यह हमारी संविधान भी हमें सपोर्ट करती है हिंदी भाषा को देखने के लिए। वैसे अगर हमारा घर हिंदुस्तान में पड़ता है तो हमें हिंदी को धोखा से भी भूलना नहीं चाहिए। अंग्रेजी ठीक है, अंग्रेजी तो चलवे करेगा, अगर विदेश यात्रा करेंगे तो अंग्रेजी चलेगा, लेकिन अगर कहीं हमारे हिंदुस्तान में रहना है तो फिर हिंदी के बिना नहीं रहा जा सकता है। यानी कि हिंदी चाहिए तो चाहिए ही, इसीलिए हम लोग हिंदी को इग्नोर नहीं करेंगे। और हम लोग फिर यानी हम खुद से नहीं कि हमारा संविधान भी इस बात को कह रही है कि संविधान मतलब समझा रहे हैं हमें कि क्या है, हिंदी भी एक महत्वपूर्ण भाषा है जिसका वर्णन कितने अनुसूची में मिला। तो हम लोगों ने देखा कि 8वीं अनुसूची में मिला, और 8वीं अनुसूची में हम लोगों ने देखा कि कितनी भाषा है, तो 22 भाषा की संख्या कितनी है, तो 22 है। और हम लोगों ने फिर से देखा कि कितने नंबर भाग में वर्णित है, तो हम लोगों ने देखा कि यह भाग संख्या 17 में वर्णित है। और फिर हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद संख्या कहां से कहां तक वर्णित है, अनुच्छेद संख्या 343 से लेकर 351 तक में वर्णित है हमारी हिंदी। और इसी हिंदी को पढ़ने के लिए और इसी हिंदी को स्वच्छ रूप से शुद्ध रूप से बोलने और पढ़ने के लिए हम लोग हिंदी व्याकरण की पढ़ाई करते हैं। तो समझ लीजिए, जब इतना महत्वपूर्ण हमारी हिंदी है, इतना महत्वपूर्ण हमारी हिंदी है, तो इसे अच्छा से तो पढ़ा जा सकता है, शुद्ध रूप से पढ़ना तो तय है। इसी को पढ़ने या समझने के लिए है ना क्या करते हैं हम लोग, तो हिंदी व्याकरण की सहायता लेते हैं। आप बगैर हिंदी व्याकरण की सहायता से हम लोग शुद्ध रूप नहीं दे सकते, इसीलिए बहुत पढ़ना जरूरी है। बहुत सारा एग्जाम में ही पूछा जाता है ना। हमको लग रहा है 6 से लेकर के है ना 7, 8, 9, 10, 11, 12 कंपटीशन यानी ऑल कंपटीशन तक में लगभग कंपटीशन एग्जाम में हिंदी व्याकरण की योग्यता को मतलब स्थान दिया गया है। और हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ता है और पढ़ना पड़ेगा भी। इसीलिए जितने भी छात्र हैं क्लास 6 से लेकर के कहाँ तक, जहां तक कंपटीशन के एग्जाम तक के छात्रों को है ना हम बोल रहे हैं कि क्या करना, तो जहां भी हम लोग क्लास हम चालू करेंगे कोशिश रखेंगे कि क्लास 6 से लेकर के है ना अपर लेवल जितना हो सके संभव उस सबको कि मतलब केयर करते हुए आगे बढ़े। साथ ही हम यहाँ 2 टाइप से पढ़ाएंगे, हम 2 तरह से पढ़ाएंगे। पहला तरह ये होगा, अभी जो 2 एग्जाम चल रही है, एक 10th वाली और एक है 12th वाली, दोनों 2025 में जो जिसका एग्जाम है ना, उस सब के लिए एक स्पेशल रूप से जल्दी खींचने की प्रयास करेंगे। और जो कंपटीशन के छात्र होंगे उनके लिए अलग से फिर से इसका क्लास हम निकालेंगे। एक हो गया इधर के लिए, एक हो गया कंपटीशन वाले के लिए। इधर से पूरे डिटेल्स में हम कोशिश करेंगे निकालने की, और इधर थोड़ा अभी 10th का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, तो सोचेंगे कि थोड़ा जितना जल्दी समझ में आ जाए इस तरीका से पढ़ा करके आप लोगों को दिमाग में डायरेक्ट बात को रखने की कोशिश करेंगे। बात रहा कंपटीशन वाले की, तो कोशिश रखा जाएगा इसमें कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितना गहरा ज्ञान हो सके हम दे पावे, और आपको किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पावे। इसके लिए हम संपूर्ण सिस्टम के साथ आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। साथ में अभी जो छात्र हैं 10th स्तर के और 12th स्तर के है ना, उन दोनों छात्रों के लिए विशेष रूप से हम है ना स्पेशल समझिए कि क्रैश कोर्स के संबंधी समझिए, या जो समझिए कि हम हर हाल में इन दोनों के लिए एग्जाम में जितना क्वेश्चन होगा हम कवर करा देंगे, और पूरे सिस्टम के साथ। धन्यवाद।